द JSP पेज। मतलब आपके JSP से आने वाली सर्वलेट क्लास में अगर आप कोई अपना डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं डिक्लेरेशन टैग। वैसे इसकी जरूरत कम ही पड़ती है क्योंकि आज तक आपने अपने सर्वलेट में कभी भी कोई भी ना तो डेटा मेंबर डिफाइन किया है और ना ही कोई कभी मेंबर फंक्शन, जरूरत नहीं पड़ती है। पर भी अगर बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो वो काम यहाँ किया जा सकता है। अब क्योंकि जो भी मैं मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर वेरिएबल डिफाइन करूंगा वो जाएंगे सर्विस मेथड के पैरेलल में, यानी कि सर्विस क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन बन जाएंगे। फिर तो उन्हें डायरेक्ट सर्विस मेथड में यूज किया जा सकता है। ये देखो मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, डिक्लेरेशन टैग शुरू किया परसेंट एक्सप्लेनेशन से, फिर एक क्यूब नाम का मेथड बना दिया इंट वाई और क्यूब निकाल के रिटर्न करा दिया। फिर ये तो मैंने डिक्लेरेशन टैग बंद कर दिया। ना फिर आ गया स्ट्रिपलेट टैग। स्ट्रिपलेट टैग का कोड कहाँ जाएगा? सर्विस मेथड में। ये कहाँ जाएगा? सर्विस के पैरेलल में। फिर तो ये दूसरे के अंदर यूज किए ही जा सकते हैं। और क्यूब यहाँ कॉल कर दिया, एक वैल्यू पास कर दी वाली एक्स और मुझे आंसर भी मिल गया। अब जब पीछे क्लास बनेगी तो ये दोनों एज इट इज क्लास में आ गए। ये वाला कोड सर्विस में आ गया, क्यूब यहाँ चल जाएगा, जो भी आप यहाँ लिखोगे क्यूब ये तरह ऊपर, तो ये क्लास के मेथड है तो दूसरे के अंदर ऐसे यूज किए जा सकते। ठीक है, तो एक छोटा सा रूल लिखो whatever variable and a function you define whatever variable and a function you define whatever variable and a function you define in a declaration tag whatever variable and a function you define in a declaration tag they will become data member and a member function they will become data member and a member function of that servlet class एक बार रिपीट कर दीजिए। they will become data member and a member function of that servlet class which is generated from the JSP page. Which is generated from the JSP page. ठीक है, चलिए साहब, तो ये जरा बना लीजिए छोटा सा, फिर इसको रन करके दिखाते हैं। नाम रीनेम कौन है आप? कल हैं? कौन से बैच के स्टूडेंट हैं? सर आईडी चेक कर लीजिए। आईडी है ही नहीं, इसमें दीपक आईडी होता है, चेक करो 27022। तो इसमें लिखो ना। हो गया बेटा, कर दूं इसे। एक डिफॉल्ट पेज बनाना सिखाता था
index.html। सिमिलरली अगर आप चाहो तो अपने JSP पेज को भी डिफॉल्ट पेज बना सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप अपने डिफॉल्ट पेज JSP पेज को भी डिफॉल्ट पेज बना सकते हो, बट उसका नाम भी आपको क्या रखना पड़ेगा, index.jsp ही देना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो मैंने बना दी है एक index.jsp यहाँ पर अपने पब्लिक फोल्डर में। नाउ सी, ये लगा है डिक्लेरेशन टैग, ये एक वेरिएबल होते, एक स्क्वायर मेथड, स्क्वायर निकाल दिया, फिर ये स्क्वायर में एक्स पास कर दिया, रिजल्ट आ जाएगा। और ये देखो सीधा मैंने एक्सप्रेशन टैग में भी लिख रखा है, तो ये अंदर जाके पिंटेलर में पेस्ट हो जाएगा और पिंटेलर इसका रिजल्ट आउट पे पेस्ट कर देगा। तो एक तो हमारे पास 9 भी आना चाहिए और एक हमारे पास 100 भी आउटपुट आनी चाहिए। सिर्फ index.jsp हमें चलाना होगा। सर्वर स्टार्ट कर ही रखा है, डिप्लॉय ये पहले से है, सिर्फ हमें रन करके देखना। ये देखो मैं ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजूंगा और ये index.jsp चल जाएगा। आगे कि नहीं आएगा? ठीक, अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, अगर मैं इसी के पैरेलल में index.html भी डाल दूं। अब index.html भी डिफॉल्ट पेज है और index.jsp भी डिफॉल्ट पेज है, इसमें HTML। तो बताइए अब ये किसको चलाएगा? ये एरर देगा क्योंकि दोनों ही डिफॉल्ट पेज है। और अब अगर मैं अपने ब्राउजर से ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजूं तो कौन सा चलेगा? देन प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू HTML, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी मनपसंद पेज को भी डिफॉल्ट पेज बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है, अपनी web.xml के अंदर जाके ये एक वेलकम फाइल उसमें वेलकम फाइल में डेमो, फिर दूसरा लॉगिन, कोई भी नाम दे दो, चाहे HTML दो चाहे JSP। अब इससे क्या होगा, जब आप ब्राउजर से ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजोगे तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी देगा demo.jsp। डेमो नहीं मिलती तो लॉगिन को, वो नहीं मिलती तो उससे को। लेकिन अब कभी भी index.html और index.jsp डिफॉल्ट पेज का काम है, index.jsp या index.html तभी एज ए डिफॉल्ट पेज ट्रीट होते हैं जब आप वेलकम फाइललेस नामक टैग नहीं लगाते हैं इसमें अपनी web.xml। अगर आपने ये टैग लगा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ, अब जो भी आप इसमें JSP का नाम दोगे उन्हें प्रायोरिटी देगी। पहली प्रायोरिटी डेमो को, डेमो न मिले तो लॉगिन को, लॉगिन ना मिले तो एरर। भले ही index.jsp पड़ा है और भले ही index.html भी पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो जरा अब इसे चला के देखते हैं। अब हमने ये एंट्री मार दिया तो हमें रीडिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि हमने XML को चेंज कर दिया।
एम्प्लॉयमेंट और हमारे पास पड़ा होगा मीडिया में, और इसे अब हम अपडेट करेंगे क्योंकि हमने एक्सएमएल में चेंजेस किया है। और अब अगर मैं ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये login.jsp को चला देगा। लॉगिन काहे ना चला रहा हूँ, अपडेट नहीं किया क्या? क्या बात है? सर लॉगिन दूसरी प्रेफरेंस है। लॉगिन दूसरी प्रेफरेंस है, पहले डेमो ही है। डेमो चलना चाहिए था, तो डेमो चलना चाहिए था बेटा। डेमो ही है ना सर, ये demo.js, ये डेमो है हमारी। यस सर। हाँ, हेलो जेएसपी डेमो को प्रायोरिटी दे दी। अगर ये हटा दूंगा तो ये किसको चला देगा? लॉगिन। ये देखो डेमो हो गई। अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूँ, ये कमी है। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, आ गया लॉगिन, और लॉगिन भी हटा दूंगा तो एरर आता है। आप अपनी पसंद का भी खुद दे सकते हैं क्या? ये ठीक है साहब, अपनी पसंद के जेएसपी या एचटीएमएल को भी डिफॉल्ट पेज बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो इसलिए भी जरा निपटा लें। इंडेक्स सर, ये जेएसपी पेज में जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं, ये सब आउटपुट प्रिंट से जाते हैं। आप मतलब कल आपने बताया था ना, आप जो भी यहाँ पे लिखते हो ये सब को out.println के थ्रू ही बाकायदा वहां से थ्रो करता है। जो एचटीएमएल का सारा कोड है हाँ, वो सब out.println से, तभी डायनामिक पेज बनेगा। ये सर्विस मेथड में जाते हैं सारे, ये सब के सब सर्विस मेथड अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, मतलब एचटीएमएल टैग्स डायनामिक पेज बनेगा। बनता वही तरीका जैसे आप बनाते थे, बस फर्क कितना है, वो हैवी वेट सर्वलेट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको याद हो, मैंने आपको सर्वलेट के अंदर
एक इंटरफेस पढ़ा है जिसका नाम था सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और साथ साथ एक और पढ़ा था सर्वलेट कंटेक्स्ट। अब आपको बोला नहीं दोनों क्या करते हैं, काफी समय लगता है। याद है सर? याद है। बोलो बोलो शाबाश बोलो। कॉन्फ्लिक्ट शाबाश। आपको बताइए मैं पूछूं। सर कॉन्टेक्स्ट जो होता है हमारी पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए एक होता है, और जो सर हमारा init parameters are certain configured context parameters. Context चलो देखो अभी किसी ने बोला था बट प्रॉपर आंसर नहीं दिया। चलो मैं बताता हूँ, जब कोई डेटा आप अपने सर्वलेट के अंदर हार्ड कोड करना नहीं चाहते, फिक्स नहीं करना चाहते, तो वो डेटा आप अपने सर्वलेट को एज ए पैरामीटर भेज सकते हैं और उस पैरामीटर को गेट करने के लिए हमें सर्वलेट ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ऐसे कंटेक्स्ट का जो डेटा पूरी एप्लीकेशन में शेयर करना हो वो गया कंटेक्स्ट पैरामीटर जिसे आप किसी भी सर्वलेट पे फेच कर सकते हैं। बस अब यहाँ पे अगर हम कंटेक्स्ट के पैरामीटर भेजना चाहें तो बड़ा आसान है। अपनी एक्सएमएल में चले जाओगे, ठीक है ना, और उस एक्सएमएल में अपना सीधा वेब के नीचे पे कंटेक्स्ट बना दो और कंटेक्स्ट का बनाना ऑब्जेक्ट आपको जेएसपी में मिल जाता है। एप्लीकेशन डॉट गेटिंग पैरामीटर, तो कंटेक्स्ट के पैरामीटर सेट करना तो बहुत आसान है। जेएसपी और कंपनी जेएसपी का आपको कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा है, बट कॉन्फिग का जो ऑब्जेक्ट बनता है भाई, तो यानी कि हम कॉन्फिग के पैरामीटर भी जेएसपी को सेट कर सकते हैं प्रोडक्शन में। लेकिन जब हम इस पैरामीटर की एंट्री देने जाएंगे .xml में तो बड़ी समस्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिग के इनिट पैरामीटर वो लगते हैं सर्वलेट के साइड टैग। पहले सर्वलेट, फिर सर्वलेट का नाम आता है, फिर सर्वलेट की क्लास आती है और ठीक उसके नीचे आता है इनिट पैरामीटर। और यहाँ तो सर्वलेट का कोई नाम निशान ही नहीं है और जेएसपी की एंट्री होती नहीं है, तो कॉन्फिग के पैरामीटर हम सेंड कैसे करें अपने जेएसपी को? और अगर इन लोगों ने हम लोगों को कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट दिया है तो भैया कहीं ना कहीं सेंड तो किया जा सकते हैं, नहीं तो कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट हमें नहीं देते। किसी भी हालत में ये हमें कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट नहीं देते। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से ठीक है ना, तो कोई तो इन्होंने तरीका निकाला। देखो लगाना तो बेटे सर्वलेट टैग निकलना, क्योंकि जो कॉन्फिग पैरामीटर थे वो सर्वलेट के टैग थे। तो लगा देंगे हम क्या लगा देंगे हम लगाएंगे सर्वलेट टैग। सर्वलेट का नाम वो हमारी पसंद का जो दिक्कत आती है सर्वलेट हाइफन क्लास, क्लास में वो सर्वलेट उसके नीचे पैरामीटर आना था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया, जहां हम सर्वलेट हाइफन क्लास टैग लगाते हैं उसकी जगह लगाएंगे जेएसपी हाइफन फाइल और अपनी डॉट जेएसपी का नाम दे देंगे। बस ये पैरामीटर को उस डॉट जेएसपी सेंड कर दिए जाएंगे और जेएसपी देखो ना रहेंगे उस पे आने वाले सर्वलेट के बनना तो पीछे सर्वलेट ही है, होगा तो सारा काम पीछे सर्वलेट के अंदर ही है। तो बस हमें छोटा सा चीज करना पड़ेगा और अपना काम हो जाएगा। ठीक साथ साथ जब मैंने तुम्हें लाइफ साइकिल मेथड लिखवाए थे उसमें ये भी समझाया था कि हम जेएसपी इनिट और जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डिक्लेरेशन टाइप में जाइए और जेएसपी इनिट में अपना कुछ भी डिफाइन करके कोड लिख दीजिए। अब जब आपके भी आएगा क्योंकि आपने जेएसपी पेज पे
उसे ओवरराइट कर देगा। तो अब जेएसपी इनिट आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से आप जेएसपी डिस्ट्रॉय को भी ओवरराइट कर सकते हैं, बट आप नहीं ओवरराइट कर सकते किसको, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस को। ये मैंने वहां लिखवाया भी था, उसके पीछे रीजन सुनो, क्योंकि अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस के अंदर सारा स्क्रिप्टलेट टैग का कोड जाता है। तो जो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस उस सर्वलेट क्लास में आएगा, उसमें सारा स्क्रिप्टलेट टैग का कोड चला गया, प्लस आपने भी डिक्लेरेशन टैग में अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस बना दिया, और आपके वाले ने जो ओरिजिनल था उसे ओवरराइट कर दिया। अगर उसे ओवरराइट कर दिया फिर तो स्क्रिप्टलेट टैग कभी चलेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने स्पेशल अंडरस्कोर लगा के हमें ये इंडिकेशन दी है कि भाई हम किसी भी हालत में अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस को ओवरराइट नहीं कर सकते। भाई ये रेडमी कौन है, बोल दो बोल दो बोल दो, ये रेडमी कौन है भाई, माइक हटाओ और बोलो। भाई ये रेडमी किसने लॉगिन किया हुआ है यार, ये नहीं मानता, ये नहीं सुन रहा, इसका मतलब ये कोई प्रक्रिया नहीं। ठीक, इसलिए हम जेएसपी इनिट को भी ओवरराइट कर सकते हैं और जेएसपी डिस्ट्रॉय को भी, बट अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस को नहीं कर सकते। चलो अब आपको हम दिखाते हैं। ये देखो डिक्लेरेशन टैग में मैंने पब्लिक वॉइड जेएसपी इनिट लिखा है, ठीक है, और इसके अंदर हमें चलाना पड़ेगा गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड डायरेक्ट कॉन्फिग गेट करने के लिए, क्योंकि वो स्क्रिप्टलेट टैग में बनाना मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जेएसपी इनिट, और देखो ये हमारी क्लास बनेगी एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट इंप्लीमेंट जेएसपी पेज एचटीटीपी पेज, और इस जेएसपी पेज से भी जेएसपी इनिट आएगा, ये वाला हमारे वाले से ओवरराइट हो जाएगा। अब एचटीटीपी सर्वलेट से हमारी क्लास में मैसेज आता है गेट सर्वलेट कॉन्फिग, तो गेट सर्वलेट कॉन्फिग किसके पैरेलल में आ गया, जेएसपी इनिट के पैरेलल में आ गया, तो इसके अंदर से कॉल किया जा सकता है, जिससे कॉन्फिग मिल जाएगा, उससे पैरामीटर निकाले जा सकते हैं। और फिर अगर आप स्क्रिप्टलेट टैग लगा दो, उसमें तो कॉन्फिग बना बनाया मिल ही रहा है, गेट इनिट पैरामीटर, उससे भी निकाल सकते हैं अच्छे से। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये कोड किसमें जाएगा, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस में जाके चल जाता है। तो यहीं पर आप जेएसपी डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये आपका वाला जो बाय डिफॉल्ट वहां से आ रहा होगा उसे ओवरराइड कर देगा। तो मैं पैरामीटर बेस के भी दिखाता हूँ, जेएसपी इनिट को ओवरराइड करके भी आपको दिखाता हूँ जल्दी से बात।
करा रहा हूँ। काफी स्ट्रिंग ले लिए, डिक्लेरेशन टैग में जेएसपी इनिट को ओवरराइड कर दिया, वही गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग चला दिया और एक पैरामीटर नाम यहाँ से ले लिया। ठीक है, फिर एप्लीकेशन का भी एक नेम ले रहा हूँ और कॉन्फ़िग का पैरामीटर देखो दो बार मिलना चाहिए, एक जेएसपी इनिट चलेगा एस में आएगा और एक यहाँ से हम इसे S2 में मिलेंगे। और देखो तो दोनों को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, दोनों को, और दो बार अगर नेम नाम के पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट होती है इसका मतलब जेएसपी इनिट सक्सेसफुली चल गया। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन वाला भी चेक करें, एप्लीकेशन वाले में कोई दिक्कत नहीं आती। अब चलते हैं इसकी web.xml की तरफ। ये कंटेक्स्ट पैरम नेम लालू हेट्स राबरी, लालू एक बार हेट करती है राबरी, और फिर ये सर्वलेट टैग, ये सर्वलेट नेम या और फिर ये एक्चुअली में आप जेएसपी का नाम दे रहे हैं और यहाँ आ गया जेएसपी फाइल और दे दिया इनिट डॉट जेएसपी फिर इनिट पैरम, यहाँ दे दिया लालू लव सा, ठीक सा, और नीचे इसका हमने यूआरएल पैटर्न भी दे दिया, वेलकम फाइल लिस्ट है। अब अगर आप चाहो तो इस इनिट डॉट जेएसपी को रन से भी चला सकते, ठीक है, और नाम से तो ये चल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली। पर जहाँ सर्वलेट हाइफन टैग आया था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, उसकी जगह हमने जेएसपी हाइफन फाइल लगा दिया। हमने जेएसपी में चेंज किया तो यार इसे अपडेट करना ही पड़ेगा। अपडेट नेक्स्ट शिफ्ट ठीक है। अगर यहाँ पे आप न्यू डेमो में आप इसे माई से भी चला लो, माई नहीं रन, सॉरी, ये रन से भी चल जाएगा। और इवन अगर आप यहाँ init.jsp लिखोगे तो भी चल जाएगा। लालू हेड्स भी एक बार आया और लालू लव्स भी दो बार आया, यानी कि हमारा जेएसपी इनिट भी सक्सेसफुली चल गया है। तो आप इस तरीके से जेएसपी इनिट को भी ओवरराइड कर सकते हैं और जेएसपी डिस्ट्रॉय को भी ओवरराइड कर सकते हैं। चलिए जरा इसे भी बता दीजिए जल्दी से। यस सर। ये भी कर लो।
से गर्म ना हो गया अभी क्लोज कर दो, हो गया सबका। अब आप एक काम कर सकते हैं, अपनी जेएसपी पेज में उसी डिक्लेरेशन टैग में क्लास भी बना सकते हैं, और जो भी क्लास वहां बनाओगे वो आपके सर्वलेट की नेस्टेड क्लास बन जाए। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बनाई जा सकती है। अगर आपने अपने जेएसपी से आने वाले सर्वलेट के अंदर कोई नेस्टेड क्लास बनानी है तो बना सकते हैं। ये हमने लगाया डिक्लेरेशन टैग, और यहाँ पर उसके अंदर एक जेएसपी राइटर का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब ये जाके बन जाएगा हमारी सर्वलेट का क्या डेटा मेंबर, तो इसे किसी भी फंक्शन में यूज किया जा सकता है। ठीक, अब ये बनाई क्लास बेस, उसका एक मेथड तो आईओ एक्सेप्शन कर दिया, और इसका वेरिएबल प्रिंटलन जो कंसोल पे प्रिंट करेगा, ये इस राइटर का वेरिएबल डिफाइन किया। फिर एक इसकी चाइल्ड क्लास, उसका अपना फ्लाई बना दिया जो फ्लाई प्रिंट करेगा। फिर एक और बनाई डिराइव टू, जिसने फ्लाइंग को ओवरराइड कर दिया। फिर फ्लाइंग फ्रॉम डिराइव टू, अगर इसका चलाऊंगा फ्लाइंग तो ये वाला, इसका ये वाला, और उसका अपना 3 क्लास बना दी। और आ गए हम स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर, चलेगा तो स्क्रिप्टलेट आएगी, और यहाँ से आउट का रेफरेंस इसमें डाल दिया। फिर प्रिंटलन ब्लैंक लाइन प्रिंट करा दी, और आउट ऑफ प्रिंटलन में क्रिएटिंग अ डिराइव क्लास। और सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ये रेफरेंस किसने दिया, पापा ने। तो स्टार्ट तो पापा का चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि से ये स्टार्ट आया डिराइव 1 में, फिर पहुंच के डिराइव 2 के अंदर। फिर हमने डिराइव 2 का ऑब्जेक्ट फिर से बनाया फ्लाई, इसका अपना फ्लाई चल जाएगा डिराइव 2 वाला, बस ये वाला फ्लाई नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ इसे हमने कहीं भी कॉल नहीं किया है। तो चलो इसे चला देते हैं, कोई चेंज तो किया नहीं, सिंपली कॉल कर लेते हैं क्लास के लिए। ये स्टार्टिंग और ये फ्लाई टू दूसरा वाला। तो इस तरीके से आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो इसे भी कॉपी करते हैं।
हेलो बोलो सर, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। सर आपने बोला था कि आ जाओ, जेडीबी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वलेट में मैंने क्यों बोला कुछ था? है नहीं, बस मैं लिखना क्यों है। बोलूंगा भैया, तुम्हारा अपना कोर्स होगा, तुम अपना जानो। तो सर आपने ही तो बोला था भैया कि आ मैं जाओ, क्यों सर्वलेट में बोलूंगा? मुझे दिक्कत कोई नहीं पागल होगा। कुत्ते ने काट खाया है? तुम्हारा कोर्स है, तुम ज्वाइन करो भाई, मुझे को क्या पता। मत करते भी सर छोड़ आपने उस देते, टाइम बोला था मत सबको। करते छोड़ देते, दूसरा कर लेते। थैंक यू भाई, तुम्हारा छूटा हुआ है जेडीबीसी, तो जो जहाँ पे जेडीबीसी आ रहा है वो बैच करो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? तुम्ही ने कोई ब्रेक लिया होगा और मैंने इसलिए कह दिया होगा चलो नो सर, जेडीबीसी देर से आएगा। नहीं सर, सर उस समय सर क्लासेस हम लोग की थी, तो मतलब सैटरडे वाले बैच करते थे। सैटरडे वाले बैच में करो, तो उसमें आपने सर कलेक्शन के पढ़ा बाद के आएगा, उसको कर लो। मत करो इसे, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो। मैंने तो आपको एक सलाह दी होगी कि भैया करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे में कलेक्शन चल रहा है, उसके बाद जेडीबीसी आएगा, कर लेना। छोड़ दो, इस बात को नहीं समझ में आ रहा। मैंने कोई डंडा थोड़ा मारा, मैंने ये मैंने कहा तुम्हें सर, समझ हाथ में नहीं पकड़ आया के सर। डंडा पकड़ के तुम्हें बैठा हुआ है। मैंने तो ये कहा होगा कि हाँ भाई बेटा, अब वीकेंड पे वीकडे पे भी आके कर लो, थोड़ा सा जल्दी से कोर्स हो जाएगा। नहीं करना नहीं आ रहा, मत छोड़ दो बेटा, अपने वीकेंड पे कर लो, वीकेंड चलता रहा तुम्हारा। सर प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर क्या करूं मैं, बताओ उसमें? हाँ सर वही, मतलब तो मैं भैया कैसे सर जब उसको करूँगा कवर सर? बैच को छोड़ते, जब तुम्हारे वहां कलेक्शन चल रहा है 11 से 2 में, उसके बाद उसमें जेडीबीसी आना है, तो जेडीबीसी वहां पढ़ लिए, छोड़ दे इन दोनों को। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दे बेटे, कौन सी आफत आ गई? अपने बैच में पढ़ता रहे, वैसे भी तो अपने बैच में ही पढ़ रहा था। मैंने एक थोड़ी सी सलाह दे दी कि ठीक है थोड़ा बहुत कर ले, समझ में आ जाएगा। मेरे को गलती हो गई भाई, का किसी को सलाह दो, नेकी करो, कुएं में डालो, ऊपर से ब्लेम भी तुम्हें था। मेरे सर पे डर फोड़ रहा है भैया। तेरा मैच तो 11 से 2 का है ना, तो सैटरडे में पढ़ते रहे, नहीं समझ में छोड़ देता बीच में कर। मैंने कोई डंडा थोड़ा मारा कर तेरे को, तेरे हाथ थोड़ा पकड़ रखा मैंने, मेरे सर पे क्यों बम फोड़ रहा है? तो तेरा बैच अपना 11 से 2 सैटरडे का हो तो बढ़िया चल रही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो जब उसमें जेडीबीसी आएगा, जब उसमें सब आएगा तब कर लियो। कोई डॉक्टर ने कहा है कि इसी बैच में कर। लॉकडाउन ना होता तो अभी भी उसी बैच में पढ़ रहा होता। मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी करी है, मैंने तो सलाह दी थी कि बैठ के करके देख लो, नहीं आता तो छोड़ दे भाई, कौन सी बड़ी बात आ गई? तुम्हारा अपना ओरिजिनल जो बैच है उसमें जेडीबीसी आने वाला, जैसी करेक्शन खत्म होगी वहां जेडीबीसी पढ़ लेना, वहां दोबारा सब्जेक्ट पढ़ लेना, वहां दोबारा टेस्ट कर लेना। कोई बड़ा नीति कर हुए हैं। चलो बाबा आगे जरा पढ़ाई करते हैं। अब हम लोगों को मैंने आपको ना 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स लिखवाए थे बड़े अच्छे से, ठीक है सर? उन्होंने एक ऑब्जेक्ट था थे, एक पेज कंटेक्स्ट नाम क्लास का पेज कंटेक्स्ट बना बनाया हमें रेडीमेड ऑब्जेक्ट मिलता। आज चलिए उसे पढ़ते हैं, डिस्कस क्या था। देखो हमारे सर्वर के ना 3 स्कोप जहां पर हम डायनेमिक डेटा को एज ए एट्रिब्यूट हम सेशन में भी डेटा एज एट्रिब्यूट सेट कर सकते थे बेटे सर्वलेट में, हम सर्वलेट रिक्वेस्ट में भी सेट कर सकते थे, और साथ साथ हम सेट कर सकते थे किसमें, सर्वलेट कंटेक्स्ट। बेटे ये तीनों स्कोप यहाँ पर बने, हम इन तीनों में भी डेटा एज ए एट्रिब्यूट सेट कर सकते। बट हमें एक और स्कोप दिया गया जिसे हम कहते हैं पेज स्कोप, और उस स्कोप में भी आप डेटा एज ए एट्रिब्यूट सेट कर सकते थे। तो सर्वलेट स्कोप हो गया, कंटेक्स्ट का स्कोप हो गया, रिक्वेस्ट का स्कोप हो गया, चौथा यहाँ एक्स्ट्रा आ गया पेज स्कोप। अब पेज स्कोप में भी आप डायनेमिक डेटा को सेट और गेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी पेज स्कोप में डेटा को सेट और गेट करने के लिए हमें दिया गया पेज कंटेक्स्ट नामक क्लास का बना बनाया रेडीमेड ऑब्जेक्ट। और ये जो पेज स्कोप है, जैसे कि इसका नाम ही रिलेट कर रहा है, लिमिटेड टू 1 पेज। एक ही जेएसपी पेज में आप ऊपर इसमें डेटा सेट कर दीजिए, नीचे जाके उसी जेएसपी पेज पे ही आप सेट कर सकते हैं। तो पहला काम है पेज कंटेक्स्ट नामक क्लास का जो हमें ऑब्जेक्ट बना बनाया दिया जा रहा है कि आप इससे पेज स्कोप में डेटा सेट कर सकते हैं।
दूसरा फायदा बेटे, आप पेज कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से किसी भी स्कोप में डेटा सेट कर सकते हैं, पेज स्कोप में भी, सेशन में भी, रिक्वेस्ट के अंदर भी, कंटेक्स्ट के अंदर भी। जेएसपी में आगे चलते हमें ऐसी कुछ सिचुएशंस मिलेंगी जहां हमें पेज सेट और गेट कर सकते हैं। दो फायदे हो गए। तीसरा बेटे, पेज कंटेक्स्ट का मेथड होता है गेट सबनेट कॉन्टेक्स्ट, ये कौन सी भी दे देता है, गेट सेशन सेशन भी दे देता है, गेट सबनेट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट भी दे देता है। तो इससे आप ये सारे ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर आपको जेएसपी पेज पे कहीं पेज कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो भले भले सारे काम किए जा सकते हैं, किसी भी स्कोप में डेटा सेट कर सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट भी गेट किए जा सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज है पेज कंटेक्स्ट नामक क्लास का बना ऑब्जेक्ट। और ये जो पेज कंटेक्स्ट क्लास है ये एक और एक क्लास को इनहेरिट करती है जिसका नाम है जेएसपी कंटेक्स्ट। चलो दिखाता हूं बेटा। जेएसपी के स्कोप कौन कौन से, लेफ्ट साइड पे लिखा पेज स्कोप बेटे, एप्लीकेशन स्कोप बेटा, सेशन स्कोप बेटे, रिक्वेस्ट स्कोप। इन चारों स्कोप में पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू सेट और गेट एट्रीब्यूट इन एनी स्कोप। पेज कंटेक्स्ट क्लास एक्सटेंड करती है जेएसपी कंटेक्स्ट को, इसका बना बना ऑब्जेक्ट है पेज कंटेक्स्ट। अब पेज कंटेक्स्ट क्लास के अंदर ये चार स्टैटिक कांस्टेंट हैं, एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्कोप बेटा, सेशन अंडरस्कोर स्कोप, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर स्कोप एंड पेज अंडरस्कोर स्कोप। और पेज कंटेक्स्ट का जो बना बना ऑब्जेक्ट मेथड चलाओ सेट एट्रीब्यूट, आपने एट्रीब्यूट का नाम दे दिया और वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट ये डालेगा पेज स्कोप में। लेकिन बेटे सेट एट्रीब्यूट चलाओ नेम, फिर उसकी वैल्यू और साथ में स्कोप दे दो पेज कंटेक्स्ट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर स्कोप। तो ये समझ आके किसमें सेट हो जाएगा बेटा, ये सेशन में सेट हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इट गोज टू अ पेज स्कोप। और पेज स्कोप का मतलब बेटा इट इज लिमिटेड टू वन पेज ओनली, ठीक। और साथ साथ इसके कुछ मेथड भी है, गेट रिक्वेस्ट, आप इसे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, गेट सेशन सेशन का ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं बेटे, गेट सबनेट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, गेट सबनेट कॉन्सेप्ट। देखो एक ही पेज कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कितना करामा, और ये हमें स्क्रिप्टलेट टैग में बना बनाया मिल जाता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो अब हम इसका भी प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आपको याद हो बेटे मैंने वहां पे सबनेट के हिट काउंट करके दिखाए थे, सबनेट कंटेक्स्ट की हेल्प से सेम प्रोग्राम में यहाँ पे चलाऊंगा कि जेएसपी पेज के हिट काउंट करूंगा, तो मुझे कंटेक्स्ट के अंदर काउंट सेट करना होगा, बट उसके लिए मैं यूज करूंगा पेज कंटेक्स्ट। वैसे तो मैं एप्लीकेशन से भी कर ही सकता हूँ, एप्लीकेशन तो बना बनाया, बट मैं जानबूझ के पेज कंटेक्स्ट से सेट करके दिखाऊंगा, ये साबित करने के लिए कि पेज कंटेक्स्ट की हेल्प से आप किसी भी स्कोप में अपना डेटा सेट और गेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बना लीजिए बेटे, फ्लो प्रोग्राम चला के। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर पहली बार जब रिक्वेस्ट करूंगा पेज कंटेक्स्ट से गेट एट्रीब्यूट चला रहा हूँ, ये काउंट ढूंढेगा किसके अंदर, एप्लीकेशन स्कोप। सब कंटेक्स्ट में पहली बार में तो मिलेगा नहीं, नल आ जाएगा, ये प्रोग्राम पहले वाला ही है। फिर मैंने बेटे इसमें 0 डाल दिया काउंट के अंदर, फिर मैंने आके काउंट डॉट इंटू वैल्यू, इससे 0 निकलेगा, 0 + 1 और काउंट में आ गया 1। और ये 1 मैंने पेज कंटेक्स्ट के थ्रू वापस सेट कर दिया कौन से स्कोप में, ठीक। और ब्राउजर पे 1 प्रिंट करा दिया। जब दोबारा इस जेएसपी की रिक्वेस्ट आएगी तो काउंट मिल जाएगा, फिर इसमें तो जाएगा नहीं, फिर पिछला वाला 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा और ये काउंट 2 सेट हो जाएगा, ठीक है। और बेटे इस तरीके से काउंट बढ़ता जाएगा। बट मैं आपको यहाँ क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि मैं पेज कंटेक्स्ट की हेल्प से एक एप्लीकेशन स्कोप में डेटा को एज ए एट्रीब्यूट सेट और गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। चलो बेटे इसको चला लेते हैं बच्चों।
और हमने कर दिया पब्लिक फोल्डर में। चला के देखते हैं इसे। पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसपी। देखो ठीक है जनाब, चलो इसे भी कर लें।